मेरा नाम तन्मय है। कुछ कहानियां सुनाई नहीं जाती, वो अचानक किसी वाक्य में टकरा जाती हैं और इंसान को अंदर तक तोड़ देती हैं। पापा, डॉक्टर कह रहे हैं कि काउंटर पर 50,000 रुपये जमा करवाएं, वरना फाइल आगे नहीं बढ़ेगी। मेरे बेटे की आवाज़ में ऐसी कपकपी थी जिसने मेरी बूढ़ी हड्डियों में भी दर्द भर दिया। मैंने व्हील चेयर पर बैठे बैठे अपने कांपते हुए हाथों से उसका हाथ पकड़ लिया। बेटा, तुम जानते हो ना कि पेंशन के जो पैसे बचे थे वो तो हम किराए में लगा चुके हैं। अब जेब में वापसी का किराया भी मुश्किल से बचा है, तो क्या हम वापस चले जाएं? पापा, आप इलाज नहीं करवाएंगे? उसकी आंखों में बेबसी तैर रही थी। शायद तकदीर को यही मंजूर है। चलो बेटा, यहाँ से भी खाली हाथ लौट चलते हैं, जहाँ पर सुना था कि गरीबों का इलाज मुफ्त होता है। मैंने परेशान आंखों से उस इमारत की तरफ देखा। जिला सरकारी अस्पताल। उसकी सफ़ेद दीवारें मुझे मुंह चिढ़ा रही थी। मेरा बेटा मुझे व्हीलचेयर पर धकेलता हुआ वापस एग्जिट गेट की तरफ लेकर जाने लगा। पहिए घूम रहे थे और उन घूमते पहियों के साथ मेरा बीता हुआ वक्त मेरी आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह चलने लगा। ये कहानी आज की नहीं है, ये कहानी सालों पुरानी है। तब मैं इस व्हीलचेयर पर नहीं था, बल्कि क्लासरूम में खड़ा हुआ ब्लैक बोर्ड पर चौक घिसा करता था। मैं एक बहुत ही गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता था और शुरू से ही एक छोटे से गांव का रहने वाला था। पापा की डेथ के बाद मुझे गांव के गवर्नमेंट स्कूल में टीचर की नौकरी मिल गई थी। सैलरी बहुत कम थी, पर मेरे और मेरी फैमिली के लिए यही काफ़ी थी। मैं अपने काम के साथ बहुत ज़्यादा ईमानदार था। मैं सिर्फ वक्त गुजारने या फिर सैलरी लेने स्कूल नहीं जाता था, बल्कि मेरी क्लास का हर एक बच्चा मेरे लिए अपना बच्चा था। मेरे दिल में बस एक ही ख्वाहिश मचलती रहती थी कि मेरी वजह से किसी बच्चे का फ्यूचर ख़राब नहीं हो। मैं कोशिश करता था कि हर बच्चा पढ़ाई में अच्छा रहे और हर वो चीज़ उसको सिखा दूं जो मैं खुद जानता हूं। वो जून की गर्मी का महीना था। बहुत ज़्यादा गर्मी थी। मैं क्लास में पढ़ा रहा था कि दरवाजे पर एक दस्तक हुई। मैं आई कम इन सर। एक हल्की सी और सहमी हुई आवाज़ ने मुझे अपनी तरफ खींच लिया। मैंने मुड़कर देखा तो दरवाजे पर एक बच्चा खड़ा हुआ था। उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे और पैरों में जूते भी शायद उसके साइज से बड़े थे, जो उसने रस्सी से बांध रखे थे। आ जाओ बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? मैंने धीमे से पूछा। वो बच्चा झिझकते हुए अंदर आ गया और पूरी क्लास के सामने सर झुकाकर खड़ा हो गया। सर, मेरा नाम शिखर है। हेडमास्टर साहब ने मेरी क्लास यहीं पर बताई है। अच्छा, तो तुम नए आए हो, न्यू एडमिशन हो? चलो बैठ जाओ। मैंने उसको तीसरी लाइन में जगह दी। वो खामोशी से जाकर बैठ गया, पर मैं देख रहा था कि पूरी क्लास उसको अजीब नज़रों से देख रही थी। उसकी हालत ही ऐसी थी कि दूसरे बच्चे उसको खुद से अलग समझ रहे थे। अगले दिन असेंबली हो रही थी। हेडमास्टर साहब डंडा हाथ में लिए हुए बच्चों की चेकिंग कर रहे थे। अचानक से उनकी नज़र शिखर के ऊपर पड़ गई। ए लड़के, तुम लाइन से बाहर निकलो। हेडमास्टर साहब की गर्जदार आवाज़ गूंज गई। शिखर कांपता हुआ लाइन से बाहर आ गया। ये क्या हुलिया बनाया हुआ है तुमने? स्कूल यूनिफॉर्म कहाँ है? सर, वो अभी लिया नहीं है। शिखर ने डरते डरते जवाब दिया। तो स्कूल क्यों आ गए हो? ये स्कूल है, कोई अनाथ आश्रम नहीं है जहाँ पर जो मर्जी पहनकर आ जाओ। कल अगर यूनिफॉर्म नहीं हुई तो स्कूल आने की ज़रूरत नहीं है, समझे? क्लास में हेडमास्टर साहब ने उसको सबके सामने डांट दिया। मैं वहीं पर खड़ा हुआ था और मैंने देखा कि शिखर की आंखों में मोटे मोटे से आंसू तैरने लगे। वो बिना कुछ बोले सर झुकाकर वहां से चला गया, पर उसके वो आंसू मेरे दिल पर गिर रहे थे। अगला पूरा हफ्ता यही तमाशा रहा। दूसरे टीचर भी उसको क्लास से बाहर निकाल देते। शिखर, खड़े हो जाओ। किताबें कहाँ पर हैं तुम्हारी? हिंदी के टीचर दिवित साहब ने गुस्से से उससे पूछा था। सर, अभी तो नहीं ली है। क्यों नहीं ली? क्या हम यहाँ पर दीवारों को पढ़ाएंगे? निकलो क्लास से बाहर, जब तक किताबें नहीं होंगी। मेरी क्लास में बैठने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं स्टाफ रूम में बैठा हुआ ये सब कुछ सुनता रहा। मेरा दिल इस बात से परेशान होता था। एक दिन मैंने स्टाफ रूम में बात छेड़ दी। यार दिवित साहब, आप बच्चों के साथ थोड़ी सी नरमी से पेश आया करो। लगता है कि गरीब घर का है। तो उन्होंने चाय का घूंट भरा और हंसने लगे। अरे तन्मय साहब, आप तो रहने ही दीजिए। ये गरीबी, ये सब बहाने हैं। उनके माँ बाप नशा करते हैं और बच्चों को स्कूल भेज देते हैं कि जान छूटेगी। अगर हमने इन पर सख्ती नहीं करी तो ये कभी नहीं सुधरेंगे। उसूल उसूल होता है, पर उसूल इंसानों के लिए होते हैं
और इंसानियत कहती है कि मजबूरी को समझा जाए। मैंने सफाई दी, बस बस ज्यादा बातें मत बनाओ, आप अपनी क्लास संभालिए, हम अपना तरीका जानते हैं। दूसरे टीचर ने भी हाँ में हाँ मिलाई। मुझे समझ आ गई थी कि यहाँ पर मेरी बात कोई नहीं समझेगा। छुट्टी के वक्त मैं गेट के पास खड़ा हुआ था। सब बच्चे भागते हुए जा रहे थे, पर शिखर एक कोने में अकेला अपनी टूटी हुई चप्पल घसीटता हुआ जा रहा था। मैंने उसको आवाज दी थी, शिखर बेटा, जरा इधर तो आओ। वो ठिठक कर रुक गया, डरते डरते मेरे पास आया। शायद उसको लगा कि मैं भी उसको डांटने वाला हूँ। जी मास्टर साहब। बेटा, तुम इतने दिन से स्कूल आ रहे हो, पर अभी तक यूनिफॉर्म और किताबें क्यों नहीं ली हैं? अगर किताबें नहीं होंगी तो पढ़ोगे कैसे? होमवर्क कैसे करोगे तुम? मेरे लहजे में डांट नहीं थी, बल्कि एक फिक्र थी। शायद यही वजह थी कि उसका सब्र टूट गया। उसकी आंखों से टप-टप आंसू गिरने लगे थे। उसने अपने हाथों से अपनी आंखें साफ कर लीं। मास्टर साहब, मेरे पापा बीमार हैं, घर में खाने को भी कुछ नहीं है। माँ लोगों के घर में काम करती है, तब जाकर एक वक्त की रोटी मिलती है। एडमिशन भी बहुत मुश्किल से करवाया है। मेरी माँ कहती है कि अभी सब्र कर लो, जब पैसे होंगे तो मैं किताबें ले दूंगी। उसकी आवाज में इतनी बेबसी थी कि मेरा कलेजा भी मुंह को आ गया। मैं समझ गया था कि उसके पास इतना हिसाब नहीं कि वो ये सब कुछ खरीद सके। उसका एडमिशन करवाने भी ना ही उसकी माँ आई थी और ना ही बाप, वो अकेला ही आया था। वो इतनी छोटी सी जान जो पढ़ने का शौक रखता था, पर गरीबी उसके रास्ते की दीवार बन रही थी। रो मत बेटा, ऊपर वाला सब बेहतर करेगा, तुम स्कूल जरूर आना, ठीक है? मैंने उसके सर पर हाथ रखा और सर हिलाकर चला गया, लेकिन उसकी वो भीगी हुई आंखें मेरे दिमाग में निशान छोड़ गई थी। मैं घर आया तो मेरी पत्नी खाना लगा रही थी। मेरी सैलरी महीने की 20 तारीख तक ही खत्म हो जाती थी और अभी महीना शुरू हुआ था। सुनिए, इस बार राशन वाले के 2,000 उधार रहते हैं। वो सुबह पैसे मांग रहा था। पत्नी ने रोटी रखते हुए कहा। मैंने निवाला तोड़ते हुए हाथ रोक लिया। जेब में कुल मिलाकर 3,000 रुपए ही पड़े हुए थे, जो पूरे महीने का खर्च था। अगर मैं शिखर की मदद करता तो घर पर राशन रुक जाता, और अगर राशन लाता तो शिखर की पढ़ाई रह जाती। वो उधार हम अगले महीने दे देंगे। इस बार कुछ तंगी है। तंगी तो हर बार ही होती है। आप करते ही क्या है? लोग ट्यूशन पढ़ाकर कोठी बना रहे हैं, सब खर्चे पूरे कर रहे हैं, और एक आप है कि साइकिल का टायर बदलवाने के भी पैसे नहीं होते। उसकी बात कड़वी थी लेकिन सच्ची थी, पर मेरी आंखों के सामने शिखर का रोता हुआ चेहरा था। मैंने फैसला कर लिया। अगले दिन मैं बाजार गया। मैंने अपनी जेब खाली कर दी। एक दुकान से स्कूल यूनिफॉर्म खरीदा और दूसरी दुकान से जूते ले लिए, और फिर बुक डिपो से उसके कोर्स की सब किताबें और कॉपियां खरीद ली। फिर खूबसूरत सा आसमानी रंग का स्कूल बैग भी लिया। मैं सब कुछ खरीद चुका था, तो मेरी जेब में सिर्फ कुछ सिक्के ही बचे थे, जो बस किराए के लिए थे। मैं पैदल ही स्कूल की तरफ चल पड़ा। धूप तेज थी, पर मेरे अंदर एक अजीब सी ठंडक आ गई थी। मैं स्कूल पहुंचा तो ब्रेक चल रही थी। शिखर ग्राउंड के कोने में पेड़ के नीचे अकेला बैठा हुआ मिट्टी से खेल रहा था। बाकी बच्चे कैंटीन से चीज लेकर खा रहे थे। मैंने उसको इशारे से बुलाया। वो भागता हुआ मेरे पास आया। जी मास्टर साहब, आपने बुलाया? चलो मेरे साथ स्टाफ रूम में। मैं उसको खाली स्टाफ रूम में लेकर गया। मैंने वो थैला मेज के ऊपर रखा। ये लो बेटा, इसको खोलो। शिखर ने हैरानी से मेरी तरफ देखा और फिर कांपते हुए हाथों से खोला। अंदर नया यूनिफॉर्म, चमकदार जूते, किताबें और वो आसमानी रंग का बैग रखा हुआ था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने किताबों को छू छू कर देखा, जैसे उसको यकीन नहीं आ रहा हो कि हकीकत है या फिर सपना। मास्टर साहब, ये किसके लिए है? उसकी आवाज में कपकपाहट थी। ये तुम्हारे लिए है बेटा, मेरी तरफ से तोहफा। लेकिन सर, मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं ये नहीं ले सकता हूँ। मेरी माँ ने मना किया है कि किसी से चीज नहीं लेनी चाहिए। उसकी नन्ही सी खुददारी जाग उठी थी। मुझे उसकी ये बात बहुत ही ज्यादा पसंद आई। उसके पास गरीबी तो थी, लेकिन गैरत जिंदा थी। बेटा, मैं कोई गैर तो नहीं हूँ, मैं तुम्हारा टीचर हूँ, और टीचर तो बाप की तरह होता है ना। क्या बेटा बाप से तोहफा नहीं ले सकता? मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। कल से तुम यही यूनिफॉर्म पहनकर आओगे और इन कॉपी किताबों पर पढ़ोगे। वादा? उसने एक नज़र आसमान के ऊपर डाली और फिर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने धीरे से सर हिलाया और मुस्कुरा दिया कि जी मास्टर साहब। वो सारा सामान सीने से लगाकर ऐसे भागा
कि जैसे उसको दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिल गया हो। मेरे दिल को जो खुशी महसूस हुई थी, वो शायद करोड़ों रुपए पाकर भी नहीं होती। कुछ दिन गुजरे, मैंने नोट किया कि शिखर आम बच्चा नहीं था, वो मेरी क्लास का सबसे होशियार बच्चा था। मैं जो भी सबक देता, अगले दिन उसको वो बहुत अच्छे से सॉल्व करके लाता। उसकी लिखाई भी बहुत ही खूबसूरत थी। मैंने उसी दिन सोच लिया कि ये बच्चा हीरा है, इसको जितना तराशा जाएगा, उतना ही निखर कर सामने आएगा। पर मेरे इस ख्याल ने स्कूल में चुगलियां शुरू करवा दी। मैंने शिखर को ट्यूशन के लिए भी अपने घर पर बुलाना शुरू कर दिया। वो रोज शाम को मेरे घर पर आता। मेरी पत्नी पहले तो कुछ बड़बड़ाती रहती थी, पर जब उसने शिखर की शराफत और उसकी लगन देखी तो वो भी खामोश हो गई। शिखर दिल लगाकर पढ़ता था। उसके चेहरे पर आई हुई मुस्कुराहट देखकर मेरे दिल में सुकून उतरता महसूस होता था। वक्त ऐसे ही पढ़ लगाकर उड़ने लगा। साल खत्म हुआ और रिजल्ट आए। असेंबली ग्राउंड में सब बच्चे जमा थे। हेडमास्टर साहब स्टेज पर खड़े हुए रिजल्ट का ऐलान कर रहे थे और इस साल 5वीं क्लास में पूरे स्कूल में पहली पोजीशन हासिल की है शिखर ने। तालियां बजती चली गईं। शिखर स्टेज पर गया। उसका यूनिफॉर्म साफ सुथरा था और चाल में कॉन्फिडेंस था। उसने इनाम लेने के बाद मुड़कर मेरी तरफ देखा। भीड़ में हमारी नजरें मिली। उसकी आंखों में वही चमक थी जो उस दिन थी जब मैंने उसको किताबें दी थीं। उसने दूर से ही मुझे नमस्ते किया। मेरा सर फख्र से ऊंचा हो गया। ये सिलसिला वहीं पर नहीं रुका था। हर साल यही होता रहा। मैं उसके लिए किताबें, यूनिफॉर्म, जूते, हर चीज़ लेकर देता। उसका एक-एक खर्चा मैं अपनी जेब से करता। न जाने क्यों उससे मुझे अजीब सा लगाव हो गया था। शायद इसीलिए कि उसमें मुझे अपना आप नज़र आता था। वो हर साल पोजीशन लेकर अगली क्लास में प्रमोट होता और मेरा दिल खुशी से झूम उठता। लोग मुझे बेवकूफ़ कहते रहे थे, ताने भी देते रहे कि अपनी कमाई बेकार में इसके ऊपर लुटा रहा है। पर मैं बहरा बन गया था, मुझे किसी की आवाज़ सुनाई नहीं देती। इसी तरह साल गुजरते गए और वो 8वीं क्लास में पहुंच गया। पर फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे परेशान कर दिया। सुबह की अटेंडेंस लग रही थी, रोल नंबर 30, शिखर। क्लास में खामोशी थी। शिखर की सीट खाली थी। सर, वो आज नहीं आया, एक लड़के ने बताया। मैंने सोचा कि शायद बीमार होगा, इसीलिए आज नहीं आया। पर अगले दिन भी वो नहीं आया। तीसरे दिन भी वो एब्सेंट रहा। ऐसे ही एक हफ्ता गुजर गया कि शिखर स्कूल से गायब था। मुझे बहुत परेशानी होने लगी। ऐसा कभी भी नहीं हुआ था कि वो बिना बताए छुट्टी करे। मैंने ब्रेक टाइम में उसके साथ के क्लासमेट्स को बुलाया। बेटा, किसी को पता है कि शिखर स्कूल क्यों नहीं आ रहा? सबने नामे सर हिला दिया। सर, वो हमारे मोहल्ले में नहीं रहता, वो तो दूसरी किसी कॉलोनी में रहता है। हमें नहीं पता। मेरा दिल जोर जोर से धड़का। कहीं कुछ बुरा तो नहीं हो गया उसके साथ। छुट्टी के बाद मैंने फैसला किया कि मैं खुद उसके घर पर जाऊंगा। मैंने बड़ी मुश्किल से पूछताछ करके उसकी कॉलोनी का पता लगाया और वहां पर पहुंचा। कच्चे मकान की एक लंबी लाइन लगी हुई थी। मैंने एक दुकान वाले से पूछा कि भाई, यहाँ पर एक लड़का शिखर रहता है जिसकी माँ लोगों के घरों में काम भी करती है। तब दुकानदार ने अजीब नजरों से मुझे देखा। अरे मास्टर साहब, वो जो कोने वाला मकान था, हाँ हाँ वही, वो तो मकान खाली करके चले गए। क्या? पर क्यों? मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। कब गए हैं? वो ऐसे कोई 4-5 दिन हो गए होंगे। रातों रात सामान बांधा और चले गए। सुना है कि गांव छोड़कर गए हैं, किसी को कुछ भी नहीं बताकर गए। मैं पत्थर का होकर रह गया था। वो चला गया, वो भी बिना बताए, बिना मुझसे मिले। मेरा हीरा मुझसे खो गया था। मैं खाली मकान के टूटे हुए दरवाजे को देखता रहा, जहां पर अब सिर्फ धूल ही उड़ रही थी। क्या मेरी मेहनत बेकार गई? क्या लोगों की बातें सच थी? मेरे दिमाग में सब सवालों का तूफान उमड़ रहा था और सामने वीरानगी का रास्ता। उस वीरानी के सामने कितनी देर खड़ा रहा, मुझे खुद भी याद नहीं। मेरे दिमाग में शिखर का वो मुस्कुराता हुआ चेहरा घूम रहा था जब उसने पहली बार यूनिफॉर्म पहना था। मैं खाली हाथ घर पर लौटा तो मेरे कदम भारी हो रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे वजूद का कोई हिस्सा वहीं उस कॉलोनी की खाक में रह गया हो। मैं घर में दाखिल हुआ तो तेजस्विनी बैठक में बर्तन धो रही थी। मुझे खाली हाथ और मुंह लटका हुआ देखकर वो एकदम समझ गई कि क्या हुआ है। नहीं मिला ना वो लड़का? तेजस्वी ने हाथ साफ करते हुए पूछा। नहीं, वो तो जैसे हवा हो गया हो। उसका मकान भी खाली पड़ा है। कोई नहीं जानता कि वो कहाँ पर गया है। मैं चारपाई पर ढेर हो गया। मेरी आवाज में ऐसी थकन थी कि तेजस्विनी भी खामोश हो गई। आप क्यों इतना दिल छोटा करते हैं? आपने भलाई की थी, आपने कुछ बुरा तो नहीं करा।
आपने अपना फर्ज पूरा किया, अब आगे उसकी किस्मत। वैसे भी वो कौन सा हमारा अपना खून था। तेजस्वी ने मुझे तसल्ली देने की कोशिश करी। खून का रिश्ता तो नहीं था, पर आत्मा का रिश्ता बन गया था। मुझे इस बच्चे से उम्मीद नजर आती थी और आज वो उम्मीद टूट गई। मैंने आंखों को बंद कर लिया, लेकिन बंद आंखों में भी अंधेरा ही था। वक्त किसी का इंतजार नहीं करता और ना ही किसी के गम में रुकता है। शिखर के जाने के बाद भी जिंदगी चलती रही। दिन महीनों में और महीनों सालों में बदलते गए। मेरे बालों में चांदी भी उतर आई और कमर में हल्का सा झुकाव पैदा हो गया। मेरे चश्मे का नंबर बढ़ गया और आंखों की चमक हल्की पड़ गई। पूरे 10 साल गुजर गए थे और ये 10 साल पलक झपकने में गुजर गए, पर अपने पीछे बहुत से बदलाव को छोड़ गए। मेरे बच्चे बड़े हो रहे थे। सबसे बड़ा बेटा रवि कॉलेज में था और बाकी स्कूल में। घर के खर्चे का बोझ मेरे कंधों को झुकाए जा रहा था। फिर वो दिन भी आ गया जिसका हर सरकारी नौकर को डर होता है, रिटायरमेंट का दिन। स्टाफ रूम में मेरे लिए एक छोटी सी फेयरवेल पार्टी रखी गई थी। वही पुराने साथी थे, कुछ नए चेहरे भी शामिल हो गए थे। हेडमास्टर साहब ने मेरे गले में हार डाला। तन्मय साहब, आपने पूरी जिंदगी इस स्कूल को दे दी है, आपको हमेशा याद रखा जाएगा। हेडमास्टर साहब के शब्द गहरे थे, लेकिन उनमें सच्चापन था। शुक्रिया सर, बस प्रार्थना कीजिएगा कि बाकी जिंदगी भी इज्जत से गुजर जाए। मैंने उस लम्हे मुस्कुराने की कोशिश करी, लेकिन अंदर से दिल रो रहा था। रिटायरमेंट का मतलब था कि अब महीने की सैलरी बंद और सिर्फ पेंशन का सहारा, और पेंशन ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर होती है। घर वापस आया तो तेजस्विनी इंतजार कर रही थी। मिल गए कागजात? रकम कब मिलेगी अब? उसके सवाल में बेचैनी थी। मिल जाएगी कुछ दिन तक। क्यों, क्या हुआ है? आप जानते तो हैं, हम कब तक किराए के मकान में धक्के खाएंगे। अब जब इतनी बड़ी रकम इकट्ठी मिलेगी तो अपना छोटा सा घर बना लेंगे। बच्चों के सर पर छत हो जाए तो अच्छी बात होगी। मेरी पत्नी की ख्वाहिश ठीक थी। सारी उम्र हमने किराए के मकान में ही तो गुजारी। हर 11 महीने बाद मकान बदलना, सामान उठाना। अब इस बुढ़ापे में मुझसे ये मेहनत नहीं होती। जब रिटायरमेंट के पैसे मिले तो हमने शहर की कॉलोनी में एक छोटा सा प्लॉट लेकर बनवाना शुरू कर दिया। मुझे लगा था कि उन पैसों से घर बन जाएगा और कुछ बच भी जाएगा, पर महंगाई के इस दौर में मेरी सोच गलत साबित हुई। ईंट, सीमेंट, बजरी, हर चीज की कीमत आसमान से बातें कर रही थी। पापा, ठेकेदार कह रहा है कि सरिये के रेट और बढ़ गए हैं और पैसे चाहिए। रवि ने परेशानी से बताया। हम कच्चे बैठक में बैठे हुए हिसाब लगा रहे थे। बेटा, उसको कहो हाथ जरा हल्के रखे। बैंक में जो कुछ भी था सब कुछ निकलवा लिया है, अब तो पेंशन आने में भी देर है। मैंने माथे से पसीना साफ किया। पापा, छत तो डालनी है ना, दीवारें खड़ी करके तो नहीं छोड़ सकते। शायद उसकी बात ठीक थी। मैंने अपनी पत्नी के कुछ जेवर जो उसने बेटी की शादी के लिए रखे हुए थे वो भी बेच डाले। जैसे तैसे करके एक छोटा सा मकान खड़ा हो गया। प्लास्टर नहीं हुआ था, फर्श कच्चे थे, पर वो हमारी अपनी छत थी। हम नए घर में शिफ्ट हो गए, पर उस घर ने मेरी उम्र भर की कमाई निगल ली थी। अब मेरे पास बैंक में एक रुपया भी नहीं था और गुजारा सिर्फ महीने के पेंशन पर था। 5 बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, घर का राशन, बिजली गैस के बिल, पेंशन आते ही हाथों से ऐसे निकलती कि जैसे रेत हो। मम्मी, कॉलेज की फीस जमा करवानी है, वरना नाम कट जाएगा। रवि ने अपनी माँ से कहा, बेटा, अभी तो तुम्हारे पापा ने बिल जमा करवाया है, 2 दिन रुक जाओ। मम्मी, पिछले महीने भी लेट फीस दी थी, मुझे शर्मिंदगी होती है। दूसरी तरफ छोटी बेटी बोली कि पापा, मेरे जूते फट गए हैं, स्कूल में सब लड़कियां मेरा मजाक उड़ाती हैं। मैं चारपाई पर लेटा हुआ ये सब कुछ सुनता रहा। मेरा दिल चाहता था कि जमीन फट जाए और मैं उसके अंदर समा जाऊं। वो बाप जो कल तक दूसरों के बच्चों को भी किताबें और यूनिफॉर्म लेकर देता था, आज अपने बच्चों की छोटी छोटी सी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पा रहा था। मैंने ट्यूशन पढ़ाना चाहा, पर अब जिस्म भी इजाज़त नहीं देता था। थोड़ी देर बोलने से मेरी सांस फूल जाती। एक अजीब सी थकान हर वक्त मेरे शरीर में रहती। फिर एक दिन अचानक से मेरी तबीयत बिगड़ गई। शायद मुझे बुखार चढ़ गया था। जिस्म बहुत गर्म हो रहा था। तन्मय साहब, आपका जिस्म तो बहुत गर्म हो रहा है, चलिए डॉक्टर के पास चलते हैं। मेरी पत्नी ने मेरे माथे पर ठंडी पट्टी रखते हुए कहा। नहीं तेजस्विनी, ये बस मौसम का बुखार है, गोली खा ली है मैंने, उतर जाएगा। डॉक्टर के पास जाने के भी पैसे कहाँ हैं? मैंने कमजोरी से जवाब दिया। पैसों की वजह से जान तो नहीं देनी है ना। सुबह मैं रवि से कहूंगी कि किसी सरकारी अस्पताल से दवाई ले आए,
पर वो बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। कुछ दिन के बाद मसूड़े से भी खून आना शुरू हो गया। मैं ब्रश करता तो खून निकलता, कभी कभी नाक से भी खून बहने लगता। अब मेरी रंगत भी बिल्कुल पीली पड़ गई थी। मैंने शीशे में अपना चेहरा देखा तो मुझे खुद से भी डर लगने लगता। आंखों के आगे डार्क सर्कल्स पड़ गए। पापा, आप बहुत कमजोर हो गए हैं, आप चलिए मेरे साथ अस्पताल। रवि ने जिद करी। बेटा, मैं ठीक हूँ, बस बुढ़ापा है और कुछ नहीं। तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मैं उसको टाल देता। मैं जानता था कि अगर कोई बड़ी बीमारी निकल आई तो इलाज के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। मैं अपने बच्चों पर बोझ नहीं बनना चाहता था। घर के हालात दिन ब दिन तंग होते जा रहे थे। फाको तक की नौबत आ गई थी। एक दिन मैंने देखा कि रवि सुबह सवेरे कॉलेज जाने की जगह कहीं और जा रहा था। उसके कपड़े मेले थे और हाथ में किताबों की जगह एक शॉपर था। रवि, ये तुम इस वक्त पर कहाँ जा रहे हो? कॉलेज नहीं जाना है क्या? मैंने उसको रोका। वो वहीं पर रुक गया। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में दुख था। वो मेरे पास आया, मेरे कदमों में बैठ गया। पापा, मैंने कॉलेज छोड़ दिया है। उसके शब्द मेरे लिए किसी बम के धमाके से कम नहीं थे। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हें होश तो है? तुमने अपनी पढ़ाई कैसे छोड़ दी? मैं गुस्से और सदमे की हालत में चिल्लाया था। पापा, घर में खाने को आटा नहीं है, आपकी दवाई के पैसे भी नहीं है, छोटे बहन भाइयों की फीस कौन देगा? मैं बड़ा हूँ पापा, मैं कब तक आपकी बूढ़ी हड्डियों का तमाशा देखता रहूंगा? उसकी आवाज रोनिहार हो गई। नहीं बेटा, तुम ऐसा नहीं करोगे। मैं जिंदा हूं ना, अभी मैं कुछ करूंगा। मैं मजदूरी कर लूंगा, पर तुम अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ोगे। पापा, आप हकीकत का सामना करिए। आप बीमार हैं, आपसे चला भी नहीं जाता और मुझे एक फैक्ट्री में काम मिल गया है। वहां पर सैलरी भी अच्छी मिलेगी। कम से कम घर का चूल्हा चौका तो जलेगा। उसने मेरे हाथ को अपने हाथ में लिया। उसके हाथ सख्त हो रहे थे। मुझे माफ कर दीजिए पापा, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। वो उठकर तेजी से बाहर निकल गया। मैं उसको रोकता रह गया, पर मेरी आवाज हलक में ही अटक गई। उस दिन मैं बहुत ज्यादा रोया था। मैं अकेला कमरे में बंद होकर फूट फूट कर रोया कि ऐ ऊपर वाले, ये क्या इम्तिहान है। मैंने तो अपनी सारी जिंदगी दूसरों के बच्चों के फ्यूचर को संवारने में लगा दी। मैं गलियों में खाक छानता रहा कि कोई बच्चा अनपढ़ न रहे, और आज मेरा अपना बेटा, मेरा बड़ा बेटा पढ़ाई छोड़कर मजदूरी करने पर मजबूर हो गया। मेरा दिल कटकर रह गया। वो मंजर मेरी आंखों के सामने से नहीं हट रहा था। जब रवि मेले कपड़ों में मजदूरी के लिए जा रहा था, वो बाप जो फक्र से कहता था कि पढ़ाई ही सबसे बड़ी दौलत है, आज उसका अपना घर पढ़ाई की दौलत से दूर हो रहा था, सिर्फ इसीलिए कि पेट की आग बुझानी थी। मेरी बीमारी ने अब और ज्यादा तेजी पकड़ ली। बुखार अब हमेशा की तरह रहने लगा था। हड्डियों में ऐसा दर्द उठता कि मैं रातों को तड़प जाता। तेजस्वनी और बच्चे परेशान थे। घर में जो थोड़ा बहुत पैसा रवि लेकर आता, वो राशन में लग जाता। मेरे इलाज के लिए कुछ नहीं बचता था। माँ, पापा की हालत देखो, इनका रंग बिल्कुल सफेद हो गया। छोटी बेटी ने रोते हुए माँ से कहा। मैं क्या करूं बेटी, हमारे हाथ बिल्कुल खाली हैं। तेरे भाई की सैलरी अभी नहीं मिली। मेरी पत्नी ने दुपट्टे से आंसू साफ किए और मैं चारपाई पर पड़ा हुआ, बेबसी की तस्वीर बना हुआ ये सब कुछ देख रहा था। मैं वो पेड़ था जो अब सूख गया था और अपना ही साया लेने वालों पर गिरने वाला था। नहीं, अब और नहीं। रवि कमरे में दाखिल हुआ। उसके तेवर बदले हुए थे। मैं पापा को ऐसे मरते हुए नहीं देख सकता, चाहे मुझे कर्ज क्यों न लेना पड़े या खुद को गिरवी रखना पड़े। मैं पापा का इलाज करवाऊंगा। वो मेरे पास आया और मुझे सहारा देकर उठाया। उठो पापा, हम अस्पताल जा रहे हैं। बेटा रहने दो, पैसे कहाँ से आएंगे? मैंने कांपती आवाज में कहा कि पैसों की फिक्र आप नहीं करिए, आप बस चलिए। उसने मुझे जबरदस्ती कपड़े पहनाए और एक रिक्शे में बिठाकर सरकारी अस्पताल लेकर गया। अस्पताल में मरीजों की भीड़ लगी हुई थी। बदबू और घुटन से दम घुट रहा था। डॉक्टर ने सरसरी से अंदाज में जवाब दिया, इनके कुछ टेस्ट होंगे, खून की कमी बहुत ज्यादा लग रही है। रवि ने इधर उधर से मांग कर टेस्ट करवाए। सारा दिन हम अस्पताल के ठंडे बेंच पर बैठे रहे और रिपोर्ट का इंतजार करते रहे। शाम को जब रिपोर्ट आई तो डॉक्टर का चेहरा संजीदा था। उसने रवि को अंदर बुलाया। मैं दरवाजे के पास ही बैठा हुआ था। देखो लड़के, तुम्हारे पापा की हालत ठीक नहीं है। क्या हुआ है डॉक्टर साहब? रवि की आवाज में डर था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनको, यानी कि ब्लड कैंसर हुआ है। डॉक्टर के शब्द मेरे कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरे। कैंसर? रवि वहीं पर कुर्सी पर ढह गया।
कैंसर? लेकिन डॉक्टर साहब, इसका इलाज इसका इलाज यहाँ पर मुमकिन नहीं है। हमारे पास वो सहूलत नहीं है और ये स्टेज भी खतरनाक है। इनको फौरन से किसी बड़े अस्पताल लेकर जाओ। कहाँ पर लेकर जाऊँ? जिला सरकारी अस्पताल लेकर जाओ। वहीं पर जहाँ कैंसर का इलाज मुमकिन है। पर जल्दी करो, उनके पास वक्त कम है। हम अस्पताल से निकले तो रात हो गई थी। सड़कें रोशन थी, पर मेरी जिंदगी में बिल्कुल अंधेरा छा गया। रवि ने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ रखा था, पर मैं महसूस कर सकता था कि उसका हाथ कट रहा था। ब्लड कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो बड़े बड़े अमीरों की कमर को तोड़ देता है। हम जैसे गरीबों के लिए तो ये मौत की निशानी थी। पापा, आप घबराइए नहीं। डॉक्टर ने कहा है ना कि उस अस्पताल में इलाज होता है। सुना है वहां पर गरीबों का इलाज भी मुफ्त होता है। हम वहीं पर जाएंगे। रवि ने रिक्शा में बैठते हुए मुझे तसल्ली दी। मैंने आसमान की तरफ देखा कि ऐ ऊपर वाले, क्या मेरी भलाई करने का ये सिला है कि मैं अपनी जिंदगी की आखिरी सांस अपने बच्चों को दर दर की ठोकर खाते देखूं? मुझे अपनी मौत का कोई गम नहीं था। मुझे दुख तो ये था कि मेरी बीमारी मेरे पूरे घर को निगल जाएगी। रवि की पढ़ाई तो छूट ही गई थी, अब शायद उसकी जवानी भी अस्पतालों के चक्कर लगाते हुए गुजर जाएगी। रास्ते भर मैंने रवि से कोई बात नहीं करी, बस मैं उसके चेहरे को देखता रहा जो वक्त से पहले ही बड़ा हो गया था। कल सुबह हमें एक नई जंग लड़नी है, एक ऐसी जंग जिसमें हार सामने नजर आ रही थी, पर लड़ना मजबूरी थी। उस रात हमारे घर में चूल्हा भी नहीं जला। सरकारी अस्पताल से वापसी का सफर मेरे लिए किसी परेशानी से कम नहीं था। घर पहुंचकर जब रवि ने मुझे चारपाई पर लिटाया, तो घर के माहौल में अजीब सी वीरानी थी। मेरी पत्नी मेरी हालत देखकर समझ गई थी कि कोई बहुत बुरी खबर हमारे साथ आई है। रवि, बेटा, डॉक्टर ने क्या कहा है? तेरे पापा चुप क्यों हैं इतने? क्या हुआ है इनको? तेजस्विनी ने कहा और कांपते हाथों से पानी का गिलास मेरी तरफ बढ़ाया और रवि का बाजू पकड़कर पूछा। उसकी आंखों में वो डर था जो किसी भी औरत को डराकर रख देता जब उसका सुहाग खतरे में हो। माँ, पापा को ब्लड कैंसर है। रवि की आवाज हलक में ही टकराकर रह गई, जैसे ये शब्द कहते हुए उसका अपना दम घुट रहा हो। क्या? मेरी पत्नी के हाथ से ग्लास छूटकर फर्श पर गिर गया और किरची किरची हो गया। वो वहीं पर जमीन पर बैठ गई और उसके मुंह से एक ही चीख निकली जिसने घर की दीवारों को हिलाकर रख दिया। ऐ ऊपर वाले, ये कैसा इम्तिहान है? अभी तो हमने सुख का सांस भी नहीं लिया था। वो अपना दुपट्टा मुंह में दबाकर रोने लगी ताकि हमारे छोटे बच्चे नहीं जाग जाएं। मैं चारपाई के ऊपर लेटा हुआ छत को घूर रहा था। मेरी आंखों से आंसू दाएं बाएं बहकर कानों में गिर रहे थे। मुझे अपनी बीमारी का दुख नहीं था, मुझे दुख इस औरत का था जिसने सारी उम्र गरीबी में ही मेरा साथ दिया, पर अब जब बुढ़ापे में उसको सहारे की जरूरत थी तो मैं खुद ही मोहताज हो गया। अगली सुबह बहुत ही खतरनाक थी। घर में दुख का माहौल था, पर रवि के चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। वो मेरे पास आया और मेरा हाथ पकड़ लिया। पापा, हम आज ही दिल्ली जाएंगे। मैंने बस के टिकट का पता कर लिया है। उसके लहजे में ऐसी ताकत थी जो उसकी उम्र से कहीं ज्यादा बड़ी थी। बेटा, दिल्ली जाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? किराया, वहां पर जाने के लिए पैसे और रहने की जगह, खाना पीना, हमारी जेब तो बिल्कुल खाली है। मैंने बेबसी से उसकी तरफ देखा। एक बाप के लिए उससे बड़ी शर्मिंदगी क्या ही होगी कि वो अपने बेटे के सामने अपनी खाली जेब का रोना रो रहा है। आप पैसों की फिक्र नहीं करिए, मैं कुछ बंदोबस्त करता हूँ। वो ये कहकर घर से निकल गया। मेरा दिल डूब रहा था। मैं जानता था कि वो क्या करने जा रहा है। वो अपनी कोई चीज बेचने गया होगा या किसी से उधार मांगने। वो लड़का जिसके हाथ में किताबें होनी चाहिए थी, वो अब पैसों के लिए मारा मारा फिर रहा था। कुछ घंटे के बाद वो वापस आया तो उसके हाथ में कुछ नोट थे। ये लीजिए पापा, 15,000 रुपए हैं। फिलहाल के लिए काफी होंगे। उसने नोट मेरे सिरहाने पर रखे। पर ये पैसे कहाँ से आए? रवि, सच सच बताना। मैंने उसकी कलाई पकड़ ली। मेरी गिरफ्त कमजोर थी पर सवाल सख्त था। पापा, वो मेरा मोबाइल था, मैंने उसको बेच दिया। वैसे भी पढ़ाई तो छूट गई है, अब नेट पैकेज के पैसे कहाँ से लाता? अच्छा, वो बिक गया। उसने मुस्कुराने की कोशिश करी, लेकिन उसकी मुस्कुराहट के पीछे छुपा हुआ दर्द मुझे साफ दिखाई दे रहा था। वो मोबाइल उसने ट्यूशन पढ़ाकर पैसे जमा करके खरीदा था और उसको जान से भी ज्यादा प्यारा था। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारी खुशियों को बेचकर अपनी सांसें खरीदने की कोशिश की है। मुझे माफ कर देना। मेरा गला रोनिहार हो गया और मैंने मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। मुझे खुद से घिन आ रही थी। शाम को हम दिल्ली जाने वाली बस में बैठे थे। मैं खिड़की वाली सीट पर था और रवि मेरे साथ था।
बस बहुत ज़्यादा भरी हुई थी। धुएं और पसीने की बदबू ने मेरी तबीयत को और ज़्यादा ख़राब कर दिया था। सफ़र शुरू हुआ तो बस के झटकों ने मेरी तकलीफ़ में और ज़्यादा बढ़ावा कर दिया। पापा, आपको दर्द हो रहा है। रवि ने मेरी कर्राहट को सुन लिया और फ़ौरन से मेरी तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में बेचैनी थी, जैसे वो मेरे दर्द को अपने अंदर समेट लेना चाहता हो। नहीं बेटा, बस थकावट है, तुम सो जाओ। मैंने झूठ बोला था। सच तो ये था कि मेरे पूरे जिस्म में सुइयां चुभ रही थीं, पर मैं उसको और ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहता था। मैं कैसे सोच सकता था? पापा, बस जल्दी से दिल्ली पहुंच जाएं। वहां पर उस अस्पताल में सब ठीक हो जाएगा। मैंने सुना है वहां पर दुनिया की बेहतरीन मशीनें भी हैं। वो आपको बिल्कुल ठीक कर देंगे। उसके बाद हमें उम्मीद का एक ऐसा चिराग रोशन दिखा था, जिसको मैं बुझाना नहीं चाहता था। वो मुझे तसल्लियाँ दे रहा था, पर मुझे लग रहा था कि वो खुद को तसल्ली दे रहा है। ऊपर वाला बेहतर करेगा बेटा, बस प्रार्थना करना। मैंने खिड़की से बाहर देखा। अंधेरा तेजी से फैल रहा था। बाहर भागते हुए पेड़ मेरी जिंदगी की तरह लग रहे थे, जो तेजी से पीछे जा रहे थे। रात गए हम वहां पर पहुंच गए। बस अड्डे पर उतरे तो शहर का शोर और हंगामा देखकर मैं घबरा गया। छोटे से गांव का रहने वाला मैं इस बड़े शहर की भीड़ में खुद को खोया हुआ महसूस कर रहा था। रवि ने एक रिक्शे वाले को रोका। भाई, हमें सरकारी अस्पताल जाना है। बहुत दूर है साहब, 500 रुपये लगेंगे। रिक्शे वाले ने बेरुखी से कहा। भाई, गरीब लोग हैं, इलाज के लिए आए हैं, कुछ कम कर लो। रवि ने मिन्नतें भरे लहजे में कहा। तो वो लड़का जो कभी किसी से बात करते हुए झिझकता था, आज हालात ने उसको भाव करना भी सिखा दिया। 450 रुपये दे देना, बैठो जल्दी से। हम रिक्शा में बैठ गए। ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकरा रही थी, पर मेरा माथा तप रहा था। रास्ते भर में प्रार्थना मांगता रहा कि ऐ ऊपर वाले, मेरे बच्चों की लाज रख लेना। मुझे सेहत नहीं भी दे तो कम से कम उनकी उम्मीद को नहीं टूटने देना। मेरे दिल में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि अगर वहां पर भी इलाज नहीं हुआ तो क्या होगा, पर मैंने फौरन से इस ख्याल को झटक दिया। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जिस अस्पताल में हम जा रहे हैं, वहां गरीबों को मायूस नहीं किया जाता। जब हम अस्पताल पहुंचे तो रात के 12 बज रहे थे। वो इमारत काफी आलीशान सी रोशनियों से नहाई हुई सफेद इमारत किसी महल जैसी लग रही थी। गेट पर मौजूद गार्ड और अंदर का माहौल देखकर मैं हैरान हो गया। पापा, कितना बड़ा अस्पताल है यहाँ पर, आपका इलाज जरूर हो जाएगा। रवि की आंखों में चमक आ गई। उसने व्हीलचेयर का इंतजाम किया और मुझे उस पर बैठा दिया। हम काउंटर पर गए। वहां लोगों की भीड़ लगी हुई थी। हर चेहरे पर परेशानी और आंखों में उम्मीद थी। कोई अपने बच्चे को गोद में लिए हुए रो रहा था, तो कोई बूढ़े माँ बाप को सहारा दे रहा था। वहां पर अमीर गरीब का फर्क मिट चुका था। सब लोग सिर्फ एक उम्मीद लेकर आए थे, जिंदगी की उम्मीद। भाई, क्या मसला है? काउंटर पर बैठे हुए लड़के ने रवि से पूछा। वो, मेरे पापा को ब्लड कैंसर है, हम यहाँ पर इलाज के लिए आए हैं, ये रिपोर्ट्स हैं। रवि ने फाइल काउंटर पर रख दी। उसके हाथ कांप रहे थे। उसको डर था कि कहीं कोई कमी नहीं निकल जाए। अभी तो डॉक्टर इमरजेंसी में है, फिलहाल ये फॉर्म फिल कर दीजिए और इंतजार करने के लिए बैठ जाइए। उस लड़के ने एक फॉर्म रवि की तरफ बढ़ा दिया। शुक्रिया भाई। रवि ने फॉर्म लिया और हम कॉरिडोर में आ गए। वहां पर स्टील की कुर्सियां लगी हुई थी। मैं व्हीलचेयर पर ही बैठा रहा और रवि मेरे कदमों में फर्श पर बैठ गया। तुम कुर्सी पर बैठ जाओ बेटा। मैंने उसके सर पर हाथ फेर दिया। उसके बाल मिट्टी से अटे हुए थे। नहीं पापा, यहाँ पर सुकून है। आप आंखें बंद करके थोड़ा सा आराम कर लीजिए, सुबह लंबा दिन है। उसने अपना सर मेरे घुटनों पर रख दिया। थोड़ी ही देर में उसकी सांसें तेज हुई। वो थककर सो गया था। मैं जाग रहा था। अस्पताल की सफेद रोशनी मेरी आंखों में चुभ रही थी। मेरे दिमाग में बीते हुए वक्त की फिल्म चलने लगी। मैंने सोचा कि मैंने सारी जिंदगी ईमानदारी से गुजारी, कभी भी हेरा फेरी नहीं की, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। वही मास्टर तन्मय, जिसकी पूरी जिंदगी उसूल पर गुजरी, आज जिंदगी की भीख मांगने यहाँ पर बैठा हुआ था। क्या ईमानदारी का यही सिला होता है? फिर मुझे शिखर याद आया, मेरा वो स्टूडेंट जिसको मैंने अपना बेटा बना लिया था। 10 साल हो गए थे उसको देखे हुए। न जाने वो कहाँ पर होगा, किस हाल में होगा। क्या वो कभी मुझे याद करता होगा? मैंने तो उसके लिए वो सब कुछ किया जो एक बाप अपने बेटे के लिए करता है। काश आज वो यहाँ पर होता तो शायद मुझे सहारा मिल गया होता। पर ये सिर्फ एक ख्याल था। हकीकत ये थी कि मेरे पास सिर्फ जेब में कुछ 1000 रुपए थे। फिर सुबह हुई तो अस्पताल में चहल पहल शुरू हो गई। नर्स और डॉक्टर इधर उधर भाग रहे थे। रवि भी हड़बड़ाकर उठ गया। उसने जल्दी से मुंह हाथ धोया और मेरे पास आ गया। पापा,
हमारा नंबर आने वाला है, आप तैयार हैं? हाँ बेटा। हम डॉक्टर के कमरे की तरफ बढ़े। वहां भी एक लंबी लाइन लगी हुई थी। हर इंसान अपनी बारी के इंतजार में था। घंटों इंतजार के बाद हमारा नाम पुकारा गया, तन्मय साहब। रवि ने व्हीलचेयर को धक्का दिया और हम कमरे में दाखिल हुए। डॉक्टर एक नौजवान था। उसने हमें बैठने का इशारा किया कि जी बताइए, क्या तकलीफ है? डॉक्टर ने फाइल खोलते हुए पूछा। डॉक्टर साहब, हमारे गांव के डॉक्टर ने इन्हें ब्लड कैंसर बताया है, रवि ने डरते हुए कहा। उसकी नज़र डॉक्टर के चेहरे पर जमी हुई थी ताकि उसके एक्सप्रेशन को पढ़ सके। डॉक्टर ने रिपोर्ट्स को गौर से देखा, उसके माथे पर शिकन पड़ गई। उसने गहरी सांस ली और मेरी तरफ देखा। बीमारी तो काफी पुरानी लग रही है, आपने आने में बहुत देर कर दी है। डॉक्टर के शब्दों ने मेरे दिल की धड़कनें भी तेज कर दी। तो क्या इलाज नहीं हो सकता डॉक्टर साहब? तभी वो कुर्सी से खड़ा हो गया। इलाज तो मुमकिन है, लेकिन ये लंबा और महंगा काम होगा। हमारी पॉलिसी के मुताबिक मुफ्त इलाज के लिए एक लंबा प्रोसेस होता है और उसमें पैसा और वक्त लगता है, जबकि आपके पापा की हालत ऐसी है कि उनको फौरन से इलाज की ज़रूरत है। डॉक्टर ने फाइल बंद कर दी। तो फिर हम क्या करें? हम गरीब लोग हैं, हम महंगे इलाज तो अफोर्ड नहीं कर सकते। रवि ने हाथ जोड़ दिए। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। सच में जवान बेटे का ऐसे गिड़गिड़ाना मुझसे देखा नहीं जा रहा था। देखिए, हम कुछ टेस्ट दोबारा से करेंगे। अगर वो क्लियर हुए तो हम दाखिल कर लेंगे, पर इससे पहले आपको कुछ रकम भी एडवांस जमा करवानी होगी ताकि फाइल प्रोसेस में आ सके। कितनी रकम? मैंने हिम्मत करके पूछा। कम से कम 50,000 रुपए। ये सिर्फ शुरुआत के टेस्ट हैं और फीस है, इलाज का खर्चा बाद में लगेगा। 50,000? मेरे कानों में साएं साएं होने लगी। हमारी जेब में तो वापसी का किराया निकालकर मुश्किल से 10,000 ही बच रहे थे। 50,000 कहाँ से आएंगे? डॉक्टर साहब, हमारे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। क्या ये बाद में नहीं हो सकता? आप इलाज शुरू करिए, हम कहीं से इंतजाम कर लेंगे। रवि ने मिन्नतें करी। डॉक्टर उसके पास चला गया कि सॉरी बेटा, ये हमारे अस्पताल की पॉलिसी है। सिस्टम कंप्यूटराइज है। जब तक पैसे जमा नहीं होंगे, फाइल जनरेट नहीं होगी और यहाँ दाखिला नहीं मिल सकेगा। आप लोग इंतजाम करिए, फिर आ जाइए। डॉक्टर ने ये कहकर घंटी बजा दी ताकि वो अगले पेशेंट को बुला सके। हम कमरे से बाहर आ गए। रवि ने व्हील चेयर को एक कोने में खड़ा कर दिया और वो दीवार के साथ टेक लगाकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। पापा, अब क्या होगा? 50,000 कहाँ से लाऊं? मैंने तो सब कुछ बेच दिया। अब तो बेचने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। वो बच्चों की तरह रो रहा था। रवि बेटा, रो मत, ऊपर वाला कोई रास्ता जरूर निकालेगा। मैंने उसको तसल्ली दी, पर मेरा अपना दिल भी बुझ गया। मैं जानता था कि अब कोई भी रास्ता नहीं बचा है। हम यहाँ पर उम्मीद लेकर आए थे, पर यहाँ भी पैसे की दीवार हमारे रास्ते में खड़ी हो गई। कौन सा रास्ता पापा? कौन देगा हमें इतने पैसे? हम यहाँ पर अजनबी शहर में किसके आगे हाथ फैलाएंगे? उसने दीवार पर मुक्का मारा। उसकी बेबसी गुस्से में बदल रही थी। चलो बेटा, घर पर चलते हैं। शायद मेरी किस्मत में सेहतमंद होना नहीं है, मरना तो है ही। घर जाकर मरेंगे, कम से कम अपने बच्चों के बीच तो होगा। मैंने फैसले भरे लहजे में कहा। मुझे अब अपनी फिक्र नहीं थी, मुझे उस लड़की की फिक्र थी जो मेरे लिए दर दर की ठोकरें खा रहा था। नहीं पापा, मैं हार नहीं मानूंगा। मैं अभी जाता हूँ, किसी से बात करता हूँ। आप यहीं पर बैठिए। वो दीवानों की तरह इधर उधर भागने लगा। मैं उसको रोक रहा था, पर वो भीड़ में कहीं गायब हो गया। मैं अकेला व्हील चेयर पर बैठा सामने देखता रहा। लोग आ जा रहे थे, किसी को किसी की परवाह नहीं थी। हर कोई अपनी ही तकलीफ में खोया हुआ था। मैंने अपनी जेब में हाथ डाला। कुछ मुड़े हुए नोट निकले। ये मेरी पूरी दुनिया थी। आज वो तन्मय जिसने हजारों बच्चों को पढ़ाया था, आज अपनी जिंदगी के कुछ सांसों के लिए दौलत का मोहताज था। कुछ देर के बाद रवि वापस आ गया। उसका चेहरा लटका हुआ था, आंखें लाल हो रही थी। कुछ नहीं हुआ पापा। सब कहते हैं कि पहले फॉर्म भरो, फिर कमेटी बैठेगी, फिर फैसला होगा। इस सब में हफ्ता भर लग जाएगा और डॉक्टर कहता है कि फौरन से इलाज चाहिए, वरना। ये बात पूरी वो नहीं कर सका। वो मेरे घुटनों पर सर रखकर रोने लगा। बस बेटा, बहुत हो गया, चलो अब घर चलते हैं। मैंने उसका सर थपथपाया। उसने आंसू साफ किए और खामोशी से व्हील चेयर के हैंडल को पकड़ लिया। हम दोनों बाप बेटे उसी कॉरिडोर में थे। रवि खामोशी से मेरी व्हील चेयर को चला रहा था, पर उसकी खामोशी में तूफान छुपा हुआ था। मुझे महसूस हो रहा था कि जैसे मेरा बेटा अंदर से टूट गया है। हम दरवाजे के पास पहुंचे थे कि अचानक से अस्पताल का माहौल बदल गया। गार्ड की सीटियां बजने लगी और भगदड़ मच गई।
पीछे हटिए, रास्ता दीजिए, साहब आ रहे हैं। एक सिक्योरिटी गार्ड ने रवि को बाजू से पकड़कर जोर से पीछे धकेला। व्हील चेयर एक झटके से दीवार के साथ जाकर टकराई। मेरे कमजोर जिस्म में दर्द की लहर दौड़ गई और मेरे मुंह से कर्राहट निकल गई। ये क्या बदतमीजी है? नजर नहीं आ रहा पेशेंट है? रवि गुस्से से चीख गया। उसका सबर अब जवाब दे गया था। ओ भाई, खामोश रहो। असिस्टेंट कमिश्नर साहब दौरे पर आए हुए हैं। साइड पर हो जाओ। गार्ड ने उसको डांट दिया। सामने से एक भीड़ आ रही थी। सूट बूट पहने हुए कुछ ऑफिसर और उनके पीछे डॉक्टर की पूरी फौज। उनके बीच एक नौजवान ऑफिसर था जिसके चेहरे पर रौब और दबदबा था। वो इस मेडिकल सुपरिंटेंडेंट से कुछ बात कर रहा था और वो हाथ बांधे हुए हाँ में हाँ मिला रहा था। रवि ने नफरत से उनकी तरफ देखा और व्हील चेयर का रुख बदल दिया। चलिए पापा, यहाँ पर भी अमीरों का ही राज है, हमारी कोई जगह नहीं है। उसकी आवाज में इतना कड़वापन था कि मेरा दिल कटकर रह गया। हम मुड़ने ही वाले थे कि अचानक से ऑफिसर अपनी बात करते करते रुक गया। उसकी नजरें सीधी मेरे ऊपर जम गई थी। उसके कदम वहीं पर जम गए। उसने अपने साथ चलने वाले डॉक्टर को हाथ के इशारे से रोका। 1 मिनट, उसकी आवाज गूंज गई। सब हैरान होकर रुक गए। वो ऑफिसर तेज कदमों से मेरी तरफ बढ़ गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेबसी और हैरत थी। वो सीधा मेरे व्हीलचेयर के पास आया और बिना कुछ सोचे समझे वहीं पर सबके सामने अस्पताल के ठंडे फर्श पर घुटनों के बल बैठ गया। पूरे अस्पताल में सन्नाटा छा गया। डॉक्टर और नर्स हैरत से मुंह खोले हुए देख रहे थे कि शहर का इतना बड़ा ऑफिसर एक मामूली से पेशेंट के कदमों में क्यों बैठ गया। मैंने अपनी धुंधली आंखों से उसको देखा। मेरी नज़र अब कमज़ोर हो गई थी। मुझे सिर्फ एक शरीर नज़र आ रहा था। उसने कांपते हाथों से मेरा सूखा हुआ हाथ पकड़ लिया। मास्टर साहब, आप यहाँ पर? एक पल में उसकी आवाज़ रोनेहार हो गई थी। बेटा, तुम कौन हो? मेरी आंखें तो धोखा देती हैं, मैंने कमज़ोर आवाज़ में पूछा। उसकी आंखों से आंसू टूटकर मेरे हाथों पर गिर गए। वो गर्म आंसू मेरे दिल तक उतर गए थे। सर, आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं शिखर हूँ, जिसको आप हर साल किताबें कॉपी लेकर देते थे, जिसके सब खर्चे अपनी सैलरी से करते थे। उसने मेरा हाथ अपने माथे से लगा लिया। शिखर, ये नाम सुनते ही मेरे दिमाग में एक धमाका सा हो गया। वो छोटा सा बच्चा मेरे क्लास में डरते डरते बैठता था। मैंने अपनी पूरी ताकत जमा करी और गौर से उसके चेहरे को देखा। वही आंखें, वही मासूमियत, बस अब उन पर संजीदगी और कॉन्फिडेंस था। शिखर, मेरा हीरा बेटा, तुम? मेरे हलक से मुश्किल से ये शब्द निकले। मैंने अपने हाथ को उसके चेहरे पर रख दिया। मेरी आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ आया। मुझे लगा कि जैसे मैं कोई सपना देख रहा हूँ। हाँ सर, मैं शिखर हूँ। मैं जिंदा हूँ सर। आपको मैं कभी भी नहीं भूला। वो एकदम बहुत रोने लगा। एक असिस्टेंट कमिश्नर को ऐसे रोते हुए देखकर वहां पर मौजूद हर इंसान की आंखें नम हो गईं। शिखर बेटा, तुम कहाँ चले गए थे? मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा ढूंढा। मैं तो समझा था कि मेरा पौधा मुरझा गया। मैंने उसे गले लगाने की कोशिश की तो वो उठकर मेरे गले लग गया। सर, बस हालात ने कुछ ऐसा खेल खेला था। 8वीं के एग्जाम के बाद मेरे पापा मर गए थे। घर का सहारा टूट गया। फिर मेरे मामा आए और हमें जबरदस्ती शहर लेकर गए। वो भी गरीब थे सर। मैंने दिन में मजदूरी करी, स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ा। मैंने आपकी बात की गांठ बांध ली थी कि पढ़ाई तकदीर बदल देती है। मैंने मेहनत करी, इम्तिहान दिया और आज आपके सामने खड़ा हुआ हूँ। उसके शब्द मेरे लिए किसी मरहम से कम नहीं थे। मेरी मेहनत, मेरी कुर्बानी खराब नहीं गई थी। मेरा लगाया हुआ पौधा आज एक बड़ा पेड़ बन चुका था। पर तुम यहाँ पर कैसे? रवि, जो अब तक पत्थर बना हुआ खड़ा था, शिखर ने अपने आंसू साफ किए और शिखर के कंधे पर हाथ रखा। मैं यहाँ पर इत्तेफाक से नहीं आया। मैं मास्टर साहब को ही ढूंढ रहा था। मेरी पोस्टिंग यहाँ पर हुई तो सबसे पहले मैं गांव गया। वहाँ आपके पुराने घर गया तो पता चला कि आप शहर शिफ्ट हो गए हैं। मुझे बड़ी मुश्किल से आपका नया पता मिला। वहाँ पहुँचा तो पड़ोसियों ने बताया कि मास्टर साहब को ब्लड कैंसर हुआ है और बेटा उनको लेकर दिल्ली के एक अस्पताल में गया है। मैंने गहरी सांस ली और उसने मेरी तरफ प्यार भरी नज़रों से देखा। सिर्फ जैसे ही मुझे पता चला, मैं सब कुछ छोड़कर सीधा यहाँ पर भागा। मैंने सबको अलर्ट किया हुआ था, पर मुझे अंदाज़ा नहीं था कि आप मुझे ऐसे वापसी के रास्ते में मिलेंगे। अगर मैं 1 मिनट भी लेट हो जाता तो शायद आप चले जाते। उसने फिर मेरी तरफ देखा और फिर डॉक्टर की तरफ मुड़ा। उसका लहजा ऑफिसर वाला और सख्त था। जी साहब जी। वो फौरन से आगे बढ़ा कि ये मेरे टीचर हैं और मेरे बाप भी। आज मैं जो कुछ भी हूँ इन्हीं की बदौलत हूँ। इनका इलाज फौरन से शुरू किया जाए। इन्हें वीआईपी वार्ड में शिफ्ट करिए
और खबरदार जो इनसे 1 रुपया भी लिया, इनका सारा खर्चा अस्पताल के फंड से होगा और अगर कोई कमी हुई तो मैं अपनी सैलरी से दूंगा। जी सर, बिल्कुल हम अभी बंदोबस्त करते हैं। फौरन से डॉक्टर ने ये कहना शुरू किया। जो डॉक्टर थोड़ी देर पहले हमें देखना भी गवारा नहीं कर रहे थे, अब वो स्ट्रेचर लेकर दौड़ रहे थे। मैं रवि ये सब कुछ देख रहा था। उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। वो शिखर के पास आया। भाई, आपका बहुत शुक्रिया। हम तो उम्मीद हार चुके थे। आप एक देवता बनकर आए। शिखर ने रवि को गले से लगा लिया कि शुक्रिया मत बोलो, ये मेरा फर्ज था। जब मेरे पास पहनने को जूते नहीं थे तो तुम्हारे पापा ने मुझे जूते लेकर दिए। जब मेरे पास किताबें नहीं थी तो उन्होंने मुझे किताबें दी। आज अगर मैं अपनी जान भी दे दूं तो उनका हक पूरा नहीं कर सकता। मुझे वीआईपी रूम में शिफ्ट कर दिया गया। इलाज शुरू हो गया। बेहतरीन डॉक्टर मेरी निगरानी कर रहे थे। शिखर रोजाना अस्पताल आता, मेरे पास बैठकर मेरे पाँव दबाता। पुरानी बातें याद करके हम हंसते और रोते भी। महीनों इलाज के बाद मैं खतरे से बाहर आ गया था। मेरी बीमारी पर काबू पा लिया गया था। जिस दिन मुझे अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा रहा था, अस्पताल से छुट्टी का दिन आया तो कमरे में अजीब सी खामोशी थी। बस एक लंबी थकान जो अब जाकर उतर रही थी। डॉक्टर ने फाइल बंद की, जरूरी बातें समझाई और कहा कि अब हालात संभल चुके हैं, बस थोड़ा वक्त लगेगा। नर्स ने व्हीलचेयर बाहर लगाई। अटेंडेंट आगे बढ़ा और सहारा देकर बैठाया। बिना कुछ कहे मेरी पत्नी भी आ गई थी और बच्चे भी। उनके चेहरों पर राहत थी, लेकिन आंखें अब भी नम थीं। उसने जल्दी से दुपट्टे से अपनी आंखें पोंछीं और नजरें झुका लीं। फिर लिफ्ट के नीचे उतरते वक्त कोई बात नहीं हुई, बस मशीनों की आवाज़ें पीछे छूटती जा रही थी। अस्पताल के बाहर गाड़ी खड़ी थी। अटेंडेंट ने सावधानी से सीट पर बैठाया। व्हीलचेयर मोड़ी गई। गाड़ी का दरवाज़ा बंद हुआ। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, जैसे रोज़ होता है। लेकिन हमारे लिए वो दिन आम नहीं था। घर पहुंचते पहुंचते शाम ढलने लगी थी। सड़कें वही थी, लेकिन मन कहीं और था। घर का दरवाज़ा खुलते ही एक अलग सी ठंडक महसूस हुई, जैसे दीवारों ने भी चैन की सांस ली हो। मेरी पत्नी सीधे कमरे में लेकर गई। कमरे की खिड़की खोली। बाहर वही पुराना नज़ारा था, लेकिन अंदर बहुत कुछ बदल चुका था। थोड़ी देर के बाद वो चाय बनाकर लाई। कप टेबल पर रखे गए। हम तीनों चुपचाप बैठे रहे। बस इतना एहसास था कि कोई मुश्किल वक्त पीछे छूट चुका है। रात को सोने से पहले मेरी पत्नी ने धीमी आवाज़ में बस इतना कहा कि अब सब ठीक हो जाएगा ना। मैंने सर हिला दिया। उस वक्त शब्दों से ज़्यादा भरोसे की ज़रूरत थी, और उसी भरोसे के साथ जिंदगी फिर से धीरे धीरे अपनी रफ्तार पकड़ने लगी। एक शाम में बालकनी में था। नीचे बच्चे खेल रहे थे। गाड़ियों की आवाज़ें आ रही थी। जिंदगी अपने तरीके से चल रही थी। मेरी पत्नी मेरे पास आकर खड़ी हो गई। उसने कुछ नहीं कहा, बस मेरा हाथ थाम लिया। उस पकड़ में शिकायत नहीं थी, न सवाल थे, बस साथ था। मैंने पहली बार महसूस किया कि खुश रहना किसी बड़ी कामयाबी का नाम नहीं है। खुशी तो तब है जब मुश्किल वक्त में भी कोई आपके साथ खड़ा रहे। उस पल मुझे लगा कि हमने बहुत कुछ झेला है, लेकिन शायद जिंदगी ने हमें तोड़ा नहीं और मजबूत बना दिया। आज जब मैं अपनी व्हीलचेयर पर बैठा बरामदे में सुबह की धूप को अपने चेहरे पर उतरते महसूस करता हूँ तो लगता है जिंदगी ने आखिरकार मुझे थाम लिया है। हाथ पहले जैसे मजबूत नहीं रहे, पैर अब मेरा साथ नहीं देते, लेकिन मन पहले से कहीं ज्यादा शांत है। रवि, मेरा बेटा, जिसके लिए मैंने पूरी उम्र भागदौड़ की, वही आज मेरी ताकत बनकर मेरे पीछे खड़ा है। अब वो मुझे धक्का देकर व्हीलचेयर नहीं चलाता, बल्कि मेरे साथ साथ चलता है। हर कदम पर पूछता है कि आप थक तो नहीं गए पापा। उसकी आवाज़ में अब शिकायत नहीं होती, सिर्फ फिक्र होती है। शायद वक्त ने उसे भी सिखा दिया कि रिश्ते कुर्सियों से नहीं, जिम्मेदारियों से निभाए जाते हैं। तेजस्विनी मेरी पत्नी, दवाइयों का वक्त हो या मेरे पुराने किस्से, वो कभी ऊबती नहीं, मेरा बहुत ख्याल रखती है। और शिखर को देखकर मुझे अपनी जिंदगी के सबसे बड़ा सुकून मिलता है। जिस बच्चे को मैंने कभी अक्षर जोड़ना सिखाया था, आज वही मुझे सहारा देकर कुर्सी से उठने में मदद करता है। वो आज भी कहता है, अगर आपने उस वक्त मेरा हाथ नहीं पकड़ा होता तो मैं भी कहीं खो गया होता। तब मुझे समझ आता है कि इंसान की असली विरासत ज़मीन या दौलत नहीं होती, बल्कि वो लोग होते हैं जिनकी ज़िंदगी में हमने ईमानदारी से कुछ जोड़ा हो। मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा, अहम भी, अकेलापन भी, गलतफहमियां भी। ज़िंदगी ने जो देना था वो दे दिया, और जो लेना था वो ले भी लिया। अब बस बाकी ज़िंदगी इसी सुकून के साथ गुजर जाए, यही काफ़ी है। अगर मेरी कहानी से आप कुछ सीख पाओ तो बस इतना समझ लेना कि ज़िंदगी में सबसे बड़ी पूंजी पैसा नहीं होता। पैसा ज़रूरी है, लेकिन वो कभी किसी को अपना नहीं बनाता।
मैंने पूरी उम्र कम सहूलतों में गुजारी, पर बच्चों को पढ़ाया, ईमानदारी से जिया और किसी का हक नहीं छीना। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि जिन बीजों को मैं चुपचाप बो रहा हूँ, वही एक दिन मेरी सांसों का सहारा बनेंगे। इंसान जब ताकत में होता है, तब दुनिया उसके साथ चलती है, लेकिन जब कमज़ोर पड़ता है, तब सिर्फ वही लोग पास रहते हैं, जिनके दिल में कभी आपने जगह बनाई हो। औलाद पर किया गया भरोसा कभी बेकार नहीं जाता। दर्द हर किसी की ज़िंदगी में आता है, पर अगर इंसान ने कभी किसी के जीवन में उम्मीद जलाई हो, तो वही उम्मीद एक दिन उसकी अपनी अंधेरी राह रोशन कर देती है। इसलिए अगर तुम्हारे पास थोड़ा भी प्यार, वक्त और सहारा देने लायक हो, तो प्यार ज़रूर दो, क्योंकि ज़िंदगी के आखिरी मोड़ पर यही वो चीज़ें हैं जो आपको थाम कर कहेंगी कि तुम अकेले नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।